हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनसीईआरटी अनप्लग। इस वीडियो में हम बात करेंगे आर्टिकल नंबर 9.9 ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की। ऐसे इंस्ट्रूमेंट जिसमें हम लाइट का यूज़ करेंगे, मिरर, लेंसेज, प्रिज्म का यूज़ करते हैं, उन्हीं को हम ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। ओके, सो अ नंबर ऑफ ऑप्टिकल डिवाइसेस एंड इंस्ट्रूमेंट हैव बीन डिजाइंड यूटिलाइजिंग रिफ्लेक्टिंग एंड रिफ्रैक्टिंग प्रॉपर्टीज ऑफ मिरर्स, लेंसेज एंड प्रिज्म। तो ऐसे बहुत सारे ऑप्टिकल डिवाइसेस और इंस्ट्रूमेंट हमने डिज़ाइन किए हैं जिसमें मिरर्स, लेंसेज और प्रिज्म यूज़ कर रहे हैं और उनमें रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्टिंग प्रॉपर्टीज यूज़ करते हैं। ओके, पेरिस्कोप सबमरीन्स में यूज़ करते हैं, कैलाइडोस्कोप, बाइनोकुलर्स, ठीक है, टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप, ये सारी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है जिसके बारे में आपको पता है। आर सम examples of optical devices and instrument that are in common use। ओके, तो ये कुछ डिवाइसेस है जिसमें हम लाइट की रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन प्रॉपर्टीज का यूज़ करते हैं। ओके, प्रिज्म यूज़ करते हैं, इसमें हम लेंसेज यूज़ करते हैं। ओके, our eyes is of course one of the most important optical device the nature has endowed us with। ठीक है, इसमें एक जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट हमारी आई भी है, ठीक है, जिसके बारे में आप क्लास 10th में भी पढ़ चुके हो और एक बार फिर से हम इसमें आई के बारे में पढ़ेंगे। ओके, स्टार्टिंग विद द आई we then go on to describe the principle of working of the microscope and the telescope। और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप को भी हम पढ़ेंगे आई के बाद, लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे आर्टिकल नंबर 9.9.1 द आई की। तो स्टार्ट करते हैं ह्यूमन आई को। फिगर 9.29 ए shows the eye। Light enters the eye through a curved front surface, the cornea। ठीक है, तो इसके वेरियस पार्ट्स है आई के, जैसे आप डायग्राम में देख सकते हो। ठीक है, सबसे पहले स्टार्टिंग में जो पार्ट है वो कॉर्निया के थ्रू जिससे लाइट एंटर करती है, कर्व जो पार्ट है दिस इज द कॉर्निया। ओके, इसके बाद यहाँ पर ये आई आपको प्यूपिल दिखाई देगा जो ओपनिंग है, और प्यूपिल को आइरिस कंट्रोल करता है। ठीक है, और यहाँ पर ये आई लेंस है हमारा, ठीक है, जो कॉन्वेक्स लेंस है जिसको सिलियरी मसल कंट्रोल करता है। ओके, इसके बाद यहाँ पर एक्वस ह्यूमर होगा जो फ्लूइड होता है, और यहाँ पर विट्रस ह्यूमर होगा। ओके, साथ ही साथ ये जो स्क्रीन है जहाँ पर इमेज बनेगी दैट विल बी द रेटिना। ओके, और यहाँ से ऑप्टिकल नर्व जो ब्रेन में जाएगी, ठीक है, जिस इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के थ्रू जिसके थ्रू ब्रेन इमेज को इंटरप्रेट करेगा। ओके, सो अब डिटेल में इसको समझते हैं। लाइट एंटर्स द आई थ्रू अ कर्व front surface, the cornea। It passes through the pupil which is the central hole in the iris। ठीक है, तो कॉर्निया से लाइट एंटर करती है, कर्व पार्ट है जो, और प्यूपिल से पास होगी जो सेंट्रल होल है आइरिस पे। ओके, साइज ऑफ द प्यूपिल कैन चेंज अंडर कंट्रोल ऑफ द मसल। और प्यूपिल का साइज चेंज किया जा सकता है, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द इंटेंसिटी। द लाइट इज फर्दर फोकस्ड बाय द आई ऑन द रेटिना। ठीक है, फिर लाइट को रेटिना पे फोकस किया जाता है थ्रू आई लेंस। ओके, द रेटिना इज अ फिल्म ऑफ नर्व फाइबर्स कवरिंग द कर्व ब्लैक सरफेस ऑफ द आई। ठीक है, तो एक फिल्म है नर्व फाइबर की जो कर्व ब्लैक सरफेस ऑफ द आई, अभी मैंने आपको डायग्राम में शो किया था। द रेटिना कंटेन्स रॉड्स एंड कॉन विथ विच सेंस लाइट इंटेंसिटी एंड कलर। ठीक है, तो इसमें दो तरह के सेल्स होते हैं, रॉड्स और कोन्स। ठीक है, एक कलर के लिए सेंसिटिव है, कोन्स वाला कलर के लिए सेंसिटिव है, और रॉड्स लाइट की इंटेंसिटी के लिए सेंसिटिव है। ओके, रिस्पेक्टिवली एंड ट्रांसमिट इलेक्ट्रिक सिग्नल्स वाया द ऑप्टिकल नर्व टू द ब्रेन। और इन्हीं के थ्रू ऑप्टिकल नर्व के थ्रू ब्रेन में सिग्नल पहुंचा दिया जाता है, विच फाइनली प्रोसेसेस दिस इंफॉर्मेशन। ब्रेन इस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करेगा। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, लाइट एंटर करेगी कॉर्निया से आइरिस के थ्रू, फिर आई लेंस में उसको फोकस कर देगा रेटिना पे, और रेटिना पे जो इमेज बनी है वो ऑप्टिकल नर्व के थ्रू, इम्पल्सेस के थ्रू ब्रेन पे जाएगी, वहाँ पर उसको इंटरप्रेट करेगा और हमें जो इमेज है वो दिखाई देती है। ओके, सो आगे बढ़ते हैं फिर। द शेप, कर्वेचर and therefore the focal length of the lens can be modified somewhat by the ciliary muscle। और ठीक है, और जो इसको आई लेंस को कौन इसको मॉडिफाई करता है, इसकी जो फोकल लेंथ को, ठीक है,
एडजस्ट कौन करता है? सिलियरी मसल के थ्रू एडजस्ट किया जाता है. ओके. For example, when the muscle is relaxed, the focal length is about 2.5 centimeter and objects in infinity are in sharp focus on the retina. ठीक है. तो जब मसल सिलियरी मसल रिलैक्स है तो फोकल लेंथ कितनी हो जाएगी? करीब करीब 2.5 सेंटीमीटर. और जो इन्फिनिटी में ऑब्जेक्ट है वो शार्प फोकस में आ जाएंगे. ठीक है. होगा क्या? देखो, सिलियरी मसल रिलैक्स हो जाएंगे तो फोकल लेंथ बढ़ गई. ठीक है. इस टाइम सबसे ज़्यादा फोकल लेंथ है, और फोकल लेंथ अगर ज़्यादा है, आपको पता है फोकल लेंथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है पावर के, तो पावर क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी इस केस में. ठीक है. इसका ऑपोजिट क्या होगा? जब सिलियरी मसल स्ट्रेच हो जाएंगे उस केस में जो फोकल लेंथ है वो डिक्रीज कर जाएगी, जो लेंस है वो थिक हो जाएगा. ओके. और पावर बढ़ जाएगी इसकी. ठीक है. और फिर ये इसको फोकस कर पाएगा, पास वाली ऑब्जेक्ट को फोकस कर पाएगा रेटिना पे. ठीक है. तो देखते फिर आगे. Now, when the object is brought closer to the eye, in order to maintain the same image lens distance 2.5 centimeter, the focal length of the eye lens becomes shorter by the action of the ciliary muscle. ठीक है. तो जब ऑब्जेक्ट को पास लाया जाता है तो इमेज लेंस डिस्टेंस को बनाए रखने 2.5 सेंटीमीटर के आसपास रहेगा, उसको बनाए रखने के लिए, मतलब इमेज रेटिना पे ही फॉर्म हो, उसके लिए क्या करेगा? फोकल लेंथ एरेंस की कम हो जाएगी, सिलियरी मसल के एक्शन से वो स्ट्रेच हो जाएंगे. ओके. पावर बढ़ जाएगी. और इस प्रॉपर्टी को ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये. दिस प्रॉपर्टी ऑफ द आई इज कॉल्ड एकोमोडेशन. एकोमोडेट कर लेता है द चेंज को. सिलियरी मसल्स क्या करता है? पास का भी देख पाता है, हम आइज के थ्रू पास का भी और दूर का भी देख पाते हैं सिलियरी मसल के एक्शन से, लेंस को, थिकनेस को, पावर को कम ज़्यादा करके, उसकी फोकल लेंथ को कम ज़्यादा करके. If the object is too close to the eye, the lens cannot curve enough to focus the image on the retina and the image is blurred. ठीक है. लेकिन एक लिमिट तक ऐसा हो सकता है उसके पास, जो कि 25 सेंटीमीटर है. ओके. लीस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड. आगे हम माइक्रोस्कोप पढ़ेंगे, टेलीस्कोप पढ़ेंगे, ये पॉइंट बार बार आएगा. लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंस विजन. वो डिस्टेंस, वो सबसे मिनिमम डिस्टेंस जिस पॉइंट पे हम बिल्कुल क्लियरली देख सकते हैं. ठीक है. दो ऑब्जेक्ट को डिस्टेंटली अलग अलग देख सकते हैं, क्लियरली देख सकते हैं. डेट इज लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंट विजन, जिसे हम नियर पॉइंट भी बोलते हैं. इससे पास लेके आएंगे, इसके बाद हमें ब्लड दिखाई देगी इमेज. ओके. सो नाउ the closest distance for which the lens can focus light on the retina is called the least distance of distant vision or the near point. The standard value for normal vision is taken as 25 centimeter. ओके. और ये कितना है नॉर्मल विजन के लिए? स्टैंडर्ड वैल्यू इसकी 25 सेंटीमीटर है. और इसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल डी से. ये भी बार बार यूज़ होगा आगे, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है इसको. माइक्रोस्कोप पढ़ेंगे आप, टेलीस्कोप पढ़ेंगे तो डी को यूज़ करेंगे. ठीक है. नाउ दिस डिस्टेंस इंक्रीजेस विद एज बिकॉज ऑफ द increasing effectiveness of the ciliary muscles and the loss of flexibility of the lens. ठीक है. और ये लेंस जो डिस्टेंस है ये एज के साथ बढ़ता जाएगा. मतलब जैसे 25 सेंटीमीटर है, उसके बाद 25 सेंटीमीटर तक हम क्लियरली देख सकते हैं, लेकिन जैसे एज बढ़ेगी, जो ओल्ड पीपल है 25 सेंटीमीटर से ज़्यादा, मतलब उनको और दूर करना पड़ता है. तो कई बार आपने देखा होगा जो ओल्ड लोग हैं, अगर वो बिना स्पेक्स के रीडिंग कर रहे हैं तो जो न्यूज़पेपर है उनको वो थोड़ा दूर से पढ़ते हैं, क्योंकि उनको पास से नहीं दिखाई दे रहा है. ओके. उनको दूर करना पड़ा, उनका लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंट विजन थोड़ा शिफ्ट हो गया, नियर पॉइंट शिफ्ट हो गया है दूर. ओके. सो नाउ, और इसका रीज़न क्या है? जो सिलियरी मसल की फ्लेक्सिबिलिटी में क्या हो गया है, वो कम हो गई है. ओके. नाउ द नियर पॉइंट मे बी एज क्लोज एज अबाउट 7 to 8 centimeter in a child 10 years of age and may increase to as much 200 centimeter to 60 years of age. ठीक है. एक छोटे बच्चे का 10 years के जो चाइल्ड है उसका 7 से 8 साल का भी 8 सेंटीमीटर का भी हो सकता है नियर पॉइंट. लेकिन और ये बुढ़ापे के साथ, एज के साथ 200 से 200 सेंटीमीटर तक दूर जा सकता है. ठीक है. नॉर्मल जो हम बोलते हैं वो 25 सेंटीमीटर बोलते हैं. ओके. Thus, if an elderly person tries to read a book at about 25 centimeter from the eye, the image appears blurred. तो अगर कोई ओल्ड पर्सन
ठीक है, बुक को रीड करने की कोशिश करता है, पास रख के 25 सेंटीमीटर तो उसको ब्लर दिखाई देगी। ओके, और इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, प्रेस बायोपिया। ठीक है, जो क्या है वीकनिंग ऑफ सिलियरी मसल की वजह से हुआ है, जिसमें नियर पॉइंट दूर शिफ्ट हो गया, प्रेस बायोपिया बोलते हैं इसे। और इसको हम कैसे करेक्ट करेंगे, बाय यूजिंग अ कन्वर्जिंग लेंस फॉर रीडिंग। कन्वर्जिंग, क्योंकि कन्वर्जिंग पावर कम हो गई है उसकी, तो कन्वर्जिंग लेंस से कॉन्वेक्स लेंस यूज़ करके हम इसको करेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। Thus our eye are marvelous organs that have the capability to interpret incoming electromagnetic waves as images through a complex process। ठीक है, तो एक शानदार क्रिएशन है हमारा, एक शानदार ऑर्गन है हमारी आई, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जो लाइट है हमें पता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, उसको एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस से लाइट को इमेज की फॉर्म में बना पा रही है। ओके, these are our greatest assets and we must take proper care to protect them. Imagine the world without a pair of functional eyes. Yet many amongst us bravely face this challenge by effectively overcoming their limitation to lead a normal life. They deserve our appreciation for their courage and conviction. तो बहुत से ब्लाइंड पीपल हैं, ठीक है, इस लिमिटेशन के बावजूद वे नॉर्मल लाइफ जी पाते हैं। ठीक है, तो डेफिनेटली वो हमारे अप्रिशिएशन डिजर्व करते हैं फॉर अपने करेज और कन्विक्शन के लिए। इन स्पाइट ऑफ ऑल प्रिकॉशंस एंड प्रोएक्टिव एक्शंस, राइस में डेवलप सम डिफेक्ट ड्यू टू वेरियस रीजन। हम अब कितनी भी प्रिकॉशंस ले लें फिर भी पॉसिबिलिटी है कि हमारे आइज़ में कुछ डिफेक्ट डेवलप हो सकते हैं, उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। उन्हीं डिफेक्ट्स को हम डिस्कस करने वाले हैं अब। We shall restrict our discussion to some common optical defect to the eye. For example, the light from a distant object arriving at the eye lens may get converged at the point front of the retina. This defect is called nearsightedness or myopia. ठीक है, तो ऐसा पॉसिबल है कि जो लाइट आ रही है फार ऑफ ऑब्जेक्ट से, दूर की ऑब्जेक्ट से, वो रेटिना से पहले ही कन्वर्ज हो जाए। ठीक है, और पहले ही बन जाए, रेटिना पे नहीं बन के रेटिना से आगे बन रही है। ओके, और इस डिफेक्ट को हम बोलेंगे नियर साइटेडनेस और या फिर मायोपिया, मतलब जिसमें दूर की चीज़ें नहीं दिखाई दे रही। ओके, दिस मीन्स दैट आई इज प्रोड्यूसिंग टू मच कन्वर्जेंस इन द इंसिडेंट बीम। ठीक है, तो वो कुछ ज़्यादा ही कन्वर्ट्स कर दे रहा है। ठीक है, कन्वर्जिंग पावर्स की ज़्यादा हो रही है और वो ठीक से बेसिकली जो आई लेंस है वो रिलैक्स नहीं कर पा रहे। ठीक है, सिलेरी मसल रिलैक्स नहीं कर पा रहा है। ठीक है, उससे वो पहले कन्वर्ट कर दे रहा है उन्हें। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर इसको ठीक करना है तो क्या करेंगे, ऐसा लेंस लगाएंगे जो उसको थोड़ा दूर कन्वर्ट करे, मतलब यहाँ पर हम डाइवर्जिंग लेंस यूज़ करेंगे। टू कंपनसेट दिस वी इंटरपोज अ कॉन्केव लेंस बिटवीन द आई एंड द ऑब्जेक्ट विद द डाइवर्जिंग इफेक्ट डिजायर टू गेट द इमेज प्रोसेस ऑन द रेटिना। तो मायोपिया को करेक्ट करने के लिए कौन सा लेंस यूज़ करते हैं, तो आंसर है कॉन्केव लेंस। तो ओके, इसके बाद आगे बढ़ेंगे। या डायग्राम में इस बात को क्लियरली बताया, मायोपिया में क्या हो जाएगा, जो इमेज है वो पहले ही बन जाएगी रेटिना से। नेक्स्ट, सिमिलरली इफ द आई लेंस फोकसेस द इनकमिंग लाइट at a point behind the retina, a convergent lens is needed to compensate for the defect in vision. ठीक है, अगर इसी तरह से अगर लाइट क्या कर रही है, जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हो, जो रेटिना से बाद में बना रही है, मतलब इस केस में जैसे कि प्रेस बायो की तरह ही पहले नहीं बाद में बन रही है, मतलब जो इमेज है रेटिना के बाद ठीक से वो कन्वर्ज नहीं कर पा रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, फार साइटेडनेस या फिर हाइपरमेट्रोपिया। जो एज के साथ होगा वो प्रेस बायोपिया बोल देंगे उसे। ओके, और इसको भी हम करेक्ट कैसे कर सकते हैं, तो आंसर है देख, क्योंकि कन्वर्ट ठीक से नहीं कर पा रहा तो कन्वर्जिंग लेंस लगा के, एक कॉन्वेक्स लेंस लगा के हम हाइपरमेट्रोपिया को करेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो हाइपरमेट्रोपिया के लिए कौन सा लेंस यूज़ करेंगे करेक्ट करने के लिए, कॉन्वेक्स लेंस, और मायोपिया के लिए हम करेंगे कॉन्केव लेंस यूज़। ओके, इसके बाद अनदर कॉमन डिफेक्ट ऑफ विजन इज कॉल्ड एस्टिग्मेशन। ठीक है, एस्टिग्मेटिज्म। ठीक है, सो एक और डिफेक्ट है, इसके बारे में भी जानते हैं। दिस अकर्स व्हेन द कॉर्निया इज नॉट स्पेरिकल इन शेप। ठीक है, तो जो हमें पता है ना कॉर्निया का शेप स्पेरिकल है,
लेकिन हो सकता है इसका जो स्पेरिकल शेप में थोड़ा सा फ्लॉ आ जाए, ठीक है, शेप थोड़ी सी चेंज हो जाए, उसके कारण क्या होगा, उसके कारण ही होगा एस्टिग्मेटिज्म। ओके, फॉर एग्जाम्पल द कॉर्निया कुड हैव अ लार्जर कर्वेचर इन द वर्टिकल प्लेन देन इन द हॉरिजॉन्टल प्लेन, ठीक है। तो वर्टिकल प्लेन में थोड़ा सा क्या हो सकता है, ज़्यादा कर्वेचर आ जाए इस तरह ना, हॉरिजॉन्टल में कम कर्वेचर है और इसमें ज़्यादा कर्वेचर है। ओके, तो उस केस में क्या होगा, देखो, इफ़ अ पर्सन विच सच अ, इसका ऑपोजिट भी पॉसिबल है ना, कोई से भी मतलब इस तरह से ऊपर से नीचे भी ज़्यादा कर्व आ सकता है, और या फिर हो सकता है कि हॉरिजॉन्टली ज़्यादा कर्व आ गया ना, तो दोनों ही चीज़ पॉसिबल है। इफ़ अ पर्सन विथ सच अ डिफेक्ट इन आइलेंस लुक एट अ वायर मैश और अ ग्रिड ऑफ लाइन फोकस इन आइदर द वर्टिकल और द हॉरिजॉन्टल प्लेन मे नॉट बी एज शार्प एज इन द अदर प्लेन, ठीक है। तो अगर जैसे कि ऐसा पर्सन जिसको एस्टिग्मेटिज्म है, वो एक वर्टिकल प्लेन या ग्रिड ऑफ लाइन को देख रहा है, तो उसको, जैसे कि अगर वर्टिकल प्लेन, जैसे वर्टिकल कर्वेचर इसका ज़्यादा स्फेरिकल हो गया, ठीक है, तो उसको वर्टिकल जो लाइंस है, ठीक है, वो शार्प नहीं दिखाई देगी। ओके, उस मतलब हॉरिजॉन्टल के कंपैरिजन में हॉरिजॉन्टल लाइंस तो शार्प दिखाई दे रही है, बिल्कुल क्लियर, लेकिन वर्टिकल वाली इतनी शार्प नहीं दिखाई देगी। ओके, या इसका ऑपोजिट भी हो सकता है। ओके, नाउ इसके बाद astigmatism result in lines in one direction being well focused while those in the perpendicular direction may appear distorted, ठीक है। तो एक डायरेक्शन में तो क्लियर दिखाई दे रही है वेल फोकस, लेकिन उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वो डिस्टॉर्टेड दिखाई दे रही है इमेज। ओके, astigmatism can be corrected by using a cylindrical lens of desired radius of curvature with an appropriately directed axis, ठीक है। तो इसको हम इस तरह से सिलेंड्रिकल लेंस से करेक्ट कर सकते हैं, मतलब जिस अकॉर्डिंग टू द कर्वेचर जिसमें प्रॉब्लम है उस हिसाब से हम इसको यूज़ करके करेक्ट कर सकते हैं। तो सिलेंड्रिकल लेंस यूज़ करेंगे एस्टिग्मेटिज्म को करेक्ट करने के लिए। ओके, दिस डिफेक्ट कैन अकर ओनली अलॉन्ग विद मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया, और हाइपरमेट्रोपिया मायोपिया के साथ साथ एस्टिग्मेटिज्म ऐसा भी पॉसिबल है कि हो सकता है। ओके, तो ये रही आई की बात। आई की डिफेक्ट्स हमने देखे, 3 डिफेक्ट देखे, कैसे करेक्ट करके वो देखा। इसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे माइक्रोस्कोप की। थैंक्स फॉर वॉचिंग।